करते हैं, ठीक है। किसी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में दो तरह के लोग हैं, नागरिक और विदेशी। ठीक है, नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी इस पर पूर्ण निष्ठा होती है। ठीक है, इन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर विदेशी किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इनकी दो श्रेणियां होती है, विदेशी मित्र एवं विदेशी शत्रु। हमारे यहाँ भी दो तरह का नागरिक हमारे यहाँ मिलते हैं, ठीक है। एक विदेशी मित्र एवं विदेशी शत्रु होते हैं, ठीक है। कभी आप लोग ताजमहल वगैरह पे आप लोग जाइएगा, तो वहाँ पे लिखा रहेगा नेपाल का नागरिक हो गया, ठीक है, भूटान का नागरिक हो, तो उन लोग का टिकट का प्राइस काफी कम रहता है, ठीक है। और किसी दूसरे देश का नागरिक है यूरोपियन, तो वहाँ पे भी देखे तो वहाँ पे भी थोड़ा सा भेदभाव आपको देखने को मिलता है, ठीक है। हमारे यहाँ भी जो विदेशी जो है और दो एक शत्रु हो जाते हैं, जैसे पाकिस्तान का कोई नागरिक हमारे यहाँ, तो वो शत्रु देश का नागरिक है, विदेशी वो भी है। लेकिन वही अगर मान लीजिए कि हमारे यहाँ अगर मान लीजिए कोई नागरिक अगर आता है, सपोर्टेड क्या बता, भूटान का कोई आता था विदेशी, तो वो भी, लेकिन वो हर एक तरह से मित्र देश है, ठीक है। तो विदेशी मित्र वो होते हैं जिनके भारत के साथ सकारात्मक संबंध होते हैं, ठीक है, मतलब हमारे संबंध अच्छे हैं तो वो हमारे लिए विदेशी मित्र हो गए। अब विदेशी शत्रु वे होते हैं जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो, उन्हें कम अधिकार प्राप्त होते तथा गिरफ्तारी नजरबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 जैसे में कनाडा है। गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध सुरक्षा की बात की गई है, तो वो नहीं होते हैं। भारतीय संविधान के नागरिकों का निम्नलिखित अधिकार एवं विशेषाधिकार प्रदान करता है जो विदेशियों को नहीं। 15, 16, 19, 29, 30, याद रखिए कौन कौन से आर्टिकल्स जो केवल भारतीय को ही प्राप्त है। आर्टिकल्स 15 के तहत अधिकार, आर्टिकल 16 के तहत अधिकार, आर्टिकल्स 19 के तहत अधिकार, आर्टिकल्स 29, 30 के तहत अधिकार, ठीक है। 15, 16, 19, 29, 30, इनके ये मौलिक अधिकार के सारे अनुच्छेद है, ये इनके तहत जो अधिकार मिलते हैं वह केवल नागरिक को है, ठीक है। भारतीय नागरिक को ही प्राप्त होते, किसी भी विदेशी को अधिकार नहीं मिलता है। अब इस अधिकार को देख लेते हैं। तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे, ठीक है, विभेद के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 15 कहता है। लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार है जो कि आर्टिकल 16 कहता है। वाक स्वतंत्रता में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मेलन, संघ संचलन में निवास की, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार जो था अनुच्छेद 19 कहता है। इसका उल्लंघन कर दिया था एक व्यक्ति का नाम था कार्ल रॉक, नाम जानते हैं उसका आप लोग, कार्ल रॉक। हम्म। एक जर्मनी का नागरिक है, ठीक है, लेकिन हरियाणा के एक विधायक की कोई बेटी से इसने विवाह कर रखा है, ठीक है। ये एक वो है, क्या बोलते हैं वो सबका वीडियो वीडियो बनाते रहता है, क्या बोलते हैं उसको, अरे रोज रोज वीडियो नहीं डालता है उसको, क्या, ब्लॉग्स, ब्लॉगर। ब्लॉग बोलते हैं ना, हाँ ठीक है, ब्लॉगर है ये, ठीक है। इसने क्या किया था, सीए और एनआरसी के मुद्दे पे जाके, ठीक है, सीए और एनआरसी के मुद्दे पे जाके एक कांग्रेस के विधायक के बेटी से विवाह कर रखा था। उसने क्या किया था, उसमें समर्थन किया था, नारा वगैरह लगा दिया था। भारत सरकार ने इसका वीजा रद्द कर दिया, उसके बाद ये रो रहा था, मतलब भारत सरकार उनको पत्नी से मिलने के लिए मौका नहीं दे रही है, ठीक है। तो भाई साहब, तुमको राइट टू एक्सप्रेशन का अधिकार नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देश का नागरिक का है। फिर ये अधिकार अगर 19 के तहत ये अधिकार अगर हम दे देंगे, तो पता चला कोई भारत आके, पाकिस्तानी भारत में आके मतलब क्या क्या विद्रोह वगैरह इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो नागरिक, कोई विदेशी नागरिक आके भारत में कोई आंदोलन चला तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ठीक है। हम विद्रोह कर सकते, हम कर सकते क्योंकि हम इस देश के नागरिक है। कोई बाहर का आदमी का के हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग क्या है, संप्रभु है, ठीक है। तो आर्टिकल 19 के तहत जो वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, वो केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। उसी का उसने उल्लंघन किया था, उसका पूरा एरी चोटी का दम लगा रहा था उसको वीजा किसी भी तरह से रिव्यू हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा था, ठीक है। बाद में उसकी वाइफ ने भी वीडियो बना के डाला, कार लोग जाके सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करेंगे तो 29 और 30 में अभी नहीं करना है, ठीक है, क्लास की बात करना है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लोकसभा, राज्य विधानसभा में मतदान करने का अधिकार की बात करेंगे तो केवल भारतीयों को है। संसद एवं राज्य विधानमंडल सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार है, केवल भारतीयों का है, ठीक है। सार्वजनिक पद जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी तथा महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार की बात करेंगे तो केवल, ठीक है, भारतीयों का है। देखिए भारत में लेकिन एक कानून है, कोई व्यक्ति अगर जन्म से अगर भारत का नागरिक नहीं तो वो भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। कोई व्यक्ति जन्म से अगर भारत का नागरिक नहीं है वो भी बन सकता है, लेकिन अमेरिका में वही व्यक्ति वहां पे प्रधानमंत्री बन, सॉरी, राष्ट्रपति बन सकता है जो व्यक्ति वहां का जन्म से हो, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समझ, जो व्यक्ति वहां से जन्म से वहां का नागरिक हो वही बन सकता है, ऐसे नहीं बनेगा। आप चलेंगे आगे, उपरोक्त अधिकारों के साथ नागरिकों के भारत के प्रति कुछ कर्तव्यों का भी निर्वहन करना पड़ता, उदाहरण के लिए भुगतान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान, ठीक है, देश की रक्षा आदि, ठीक है।
कर का भुगतान करना, ठीक है, आपका कर्तव्य है, ठीक है, नैतिक कर्तव्य तो है, लेकिन ये एक जो कर्तव्य जो कितने प्रकार, 11 प्रकार का जो कर्तव्य जो दिए, उसमें कर का भुगतान करना है कि नहीं शामिल? नहीं है। नहीं शामिल है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज जब राष्ट्रघाट के समान देश की रक्षा करने पे आह्वान आह्वान होने पे देश की रक्षा करना, ये सब चीजें शामिल है। भारत में नागरिक, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, भारत में जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, जबकि अमेरिका में केवल जन्म के नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है, जो बात मैंने आपको पहले भी बता दिया। प्राकृतिक रूप से, ठीक है, जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता तो रहती है, लेकिन जबकि अमेरिका में केवल जन्म से ही नागरिक जो होता है वही मतलब वहां का राष्ट्रपति बन सकता है, दूसरा कोई नहीं बन सकता है, ठीक है, ध्यान रखें। अब संवैधानिक उपबंध की बात करेंगे। संविधान में नागरिक की नागरिकता को लेकर संवैधानिक उपबंध है, तो संविधान के किस भाग में आपको नागरिकता को लेकर प्रावधान आपको दिखेंगे, क्या बताएंगे? 2 में सर, भाग 2 में। बिल्कुल, भाग 2 में देखेंगे। संबंधित आर्टिकल्स तो आप लोग बता ही दिया, तो फिर भी एक बार बता दीजिए। 5 तो से 5 से 11 लेकर तक। 11 तक नागरिकता के बारे में चर्चा की गई। इस उपबंध में इसमें अस्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है, ठीक है, यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान के लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 तक भारत के नागरिक बने। और संविधान तो आगे का भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, हमारे संविधान निर्माता जो थे भविष्यवक्ता तो नहीं थे, भविष्य में क्या क्या होने वाला, एनआरसी का मुद्दा आ सकता है, सीए का मुद्दा आ सकता है, सब पे कानून बना देना, तो उन लोगों को पता रहता था, आईटी रूल्स भी बना देते संविधान में, ठीक है, लेकिन उन लोग को पता तो नहीं था भविष्य में जो चीजें होने वाली थी, तो उसको लेकर उनको पता नहीं था। उन्होंने बस बोला था 26 जनवरी 1950 तक जो स्थिति जो थी ना, उसके अनुसार ही मतलब संविधान में वो चीजें शामिल की गई है। इनमें न तो अधिग्रहण एवं न ही नागरिकता की हानि की चर्चा की गई है, ठीक है, नागरिकता की हानि की भी चर्चा नहीं है, अधिग्रहण की भी चर्चा नहीं है। ये संसद को इस बात का अधिकार देता है कि वो नागरिकता से संबंधित मामलों की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाए, ठीक है, ये अधिकार किसके पास है? नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। संसद के पास है। इसी प्रकार संसद ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए, संसद ने अपने अधिकार का प्रयोग कर पहला नागरिकता अधिनियम कब लागू किया गया? 1955। ठीक है, 1900, देखिए जड़ जो है सो यही है, ठीक है, 1955 को जो नागरिकता अधिनियम जो जड़ जो यही है, इसमें मतलब समय समय पे संशोधन किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जिसका समय समय पे संशोधन किया गया। संविधान के निर्माण के उपरांत, संविधान को बनने के बाद, संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से ओके है, ठीक है, उस संविधान उसके बाद की बात करेंगे, संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक थे। कौन कौन थे? तो एक व्यक्ति वो जो भारत के मूल निवासी है और 3 में से कोई भी एक शर्त पूरी करता है। यह शर्तें उसका जन्म भारत में हुआ है, या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से वो भारत में रह रहा हो, जो कि अनुच्छेद 5 कहता है। 3 प्रकार की शर्तें थी। कौन कौन थी 3 प्रकार की शर्तें? क्या थी? 4 श्रेणी के लोग, सॉरी 4 पर श्रेणी के लोग जो थे भारत के नागरिक। पहला कौन हुआ? एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और 3 में से कोई एक शर्त को पूरी करती है। कौन कौन? तो पहला था जिसका जन्म भारत में हुआ हो, या फिर उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ, या फिर संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से, ठीक है, संविधान लागू की बात करेंगे तो 1950 में हुआ ना, तो सपोज 1945 से भारत में रह रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति भारत के नागरिक है, ठीक है। एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उस समय पाकिस्तान से भी बहुत लोग हमारे यहाँ भारत में आए, ठीक है, यदि उनके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुआ, ठीक, अविभाजित भारत समझ रहे हैं ना, जिसमें भारत का विभाजन नहीं हुआ, और निम्न में से दो कोई एक शर्त पूरी करता है, वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि 19 जुलाई 1948 से पूर्व हस्तांतरित हुआ है, मतलब उससे पहले आ गया हो, और अपने प्रवसन की तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो, और यदि उसने 19 जुलाई 1948 या उसके बाद भारत में प्रवसन किया है तो भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास क्या है? आवश्यक हो, ठीक है। तो 2 तरह के कंडीशन था, एक 19 जुलाई 1948 के बाद स्वतः मिल जाता, और उसके 1948 के बाद के लिए 6 महीना के कंडीशन लगा गया। उसके बाद एक व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान हस्तांतरित हो गया, मतलब चला गया वहां, ठीक है, 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया, लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आया, मतलब वहां पे गया, उसको ऐसा माहौल नहीं मिला तो फिर भारत में वापस आ गया। तो भारत का नागरिक बन तो सकता है, लेकिन उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना होगा, ठीक है, उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक मतलब भारत में रहना होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद
एक चौथा कंडीशन क्या था? एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हो, लेकिन वो भारत के बाहर रह रहा हो। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक व्यक्ति जिनके माता पिता या फिर दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा तो हुए हैं, लेकिन वो भारत के बाहर रह रहा हो, फिर भी वो भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कूटनीतिज्ञ तरीके या फिर पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो। यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले नागरिकों के लिए बनाई गई है ताकि वो भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सके, मतलब ग्रहण कर सके। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन थे, एक बार इसको देख लेंगे। कुल मिलाकर ये व्यवस्था नागरिकों की चर्चा करती है। व्यक्तियों को भारत का क्या क्या चर्चा करती है? तो व्यक्ति जो भारत के मूल निवासी हो, व्यक्ति पाकिस्तान से हस्तांतरित हुआ है, व्यक्ति पाकिस्तान से हस्तांतरित हुआ लेकिन बाद में लौट आया हो। ठीक है, व्यक्ति पाकिस्तान से हस्तांतरित हुआ, व्यक्ति पाकिस्तान हस्तांतरित हुआ। ठीक है, पहला क्या था? जो भारत का मूल निवासी हुआ। दूसरा क्या था? व्यक्ति पाकिस्तान से भारत हुआ। तीसरा में क्या था? वो पाकिस्तान तो गया लेकिन फिर वापस आ गया। ठीक है, चौथा क्या था? भारत का मूल निवासी तो है लेकिन वो बाहर रह रहा है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की चीजों को मतलब दर्शाता है। नागरिकता संबंधी अन्य संवैधानिक प्रावधान की बात करें, क्या क्या है संविधान में, देखेंगे तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया है। अगर मान लीजिए मैं कोई भी व्यक्ति, ठीक है, आप हम कोई भी व्यक्ति, ठीक है, आगे चल मतलब क्या गया कहीं पे रहने, ठीक है, वहां पे जाकर उस देश की नागरिकता को ग्रहण कर ली स्वेच्छा से, तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाए, क्योंकि हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप नहीं है। ठीक है, हमारे देश का नागरिक दो दो देश का नागरिक नहीं रख सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का भारत का नागरिक है या समझा जाता है, वह ऐसा नागरिक बना रहता है यदि वो संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण करे। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है यह समझा जाता है, वो ऐसा नागरिक बना रह सकता है यदि संसद इस प्रकार से किसी का विधान का निर्माण करे। संसद को अधिकारी को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है। ठीक है, अब पहला जो नागरिकता अधिनियम आता है, कब आता है पहला नागरिकता अधिनियम? 1955। 1955 में आता है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान में लागू होने के बाद अर्जन एवं समाप्ति के बारे में उपबंध करती है। ठीक है, अर्जन के बारे में भी और समाप्ति के बारे में भी उपबंध करती है। मूल रूप से नागरिकता अधिनियम 1955 ने ही राष्ट्रमंडल नागरिकता प्रदान की, लेकिन इस प्रावधान को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। ठीक है, मतलब मूल रूप से नागरिकता अधिनियम 1955 ने भी, ठीक है, राष्ट्रमंडल नागरिकता प्रदान की, लेकिन इस सर प्रावधान ये को अर्जन अर्जन का मतलब क्या होता है? अर्जन, अर्जन का मतलब गेन अर्जन, करना, प्राप्त करना, अर्जन, अच्छा ठीक है अर्न सर, सर। प्राप्त करना। ठीक है, ओके सर, जी। लेकिन इस प्रावधान को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। खत्म कर दिया गया सर। हाँ, ठीक है, अब चलेंगे क्या क्या निकल कर आता है। अब है नागरिकता अर्जन, मतलब नागरिकता को अर्जन कैसे किया जा सकता है, मतलब प्राप्त कैसे कर सकते हैं। तो नागरिकता अधिनियम 1955 कहता है नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 शर्तें होना। पहला शर्त जन्म होगा, दूसरा वंशानुगत होगा, तीसरा पंजीकरण होगा, चौथा प्राकृतिक होगा एवं क्षेत्र समाविष्टि करने के आधार पर। ठीक है, अब देखिए जन्म से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक कैसे होगा। तो भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति, ठीक है, अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद, ठीक है, भारत का नागरिक होगा। ठीक है, 2 कंडीशन है, भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, ठीक है, उसके बाद या फिर परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। भारत में 1 जुलाई को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उनके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा। यह भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यस सर। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ है तो वह उसी दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत का नागरिक हो, या माता या पिता में से एक उस समय भारत का नागरिक हो और दूसरा की बात करें अवैध प्रवासी नहीं हो। ठीक है, ये कब 2003 में जो इसको समाप्त कर दिया गया था, नया नियम डाला गया था। ठीक है, तो यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के भारत में हुआ है तो वह उसी दशा में, ठीक है, भारत का नागरिक माना जाएगा यदि माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हो, या फिर माता या पिता में से एक उस समय भारत के नागरिक हो, दूसरा अवैध प्रवासी नहीं हो। ठीक है, अवैध प्रवासी क्या मतलब, हमारे यहाँ बहुत सारा अवैध प्रवासी, जो रोहिंग्या क्या है अवैध प्रवासी, तो हम लोग उनको सिटीजनशिप थोड़ी ना दे सकते हैं। ठीक है, अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए।
भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिकों एवं शत्रु देश के बच्चों को भारत की नागरिकता अर्जन करने का अधिकार नहीं है। मान लो कोई विदेशी भारत में रह रहा है, ठीक है, क्या बोलते हैं, राजनयिक रह रहा है, एम्बेसडर रह रहा है, तो जाहिर सी बात उनका फैमिली भी होगा यहाँ पे, तो उनके जो बच्चे जो यहाँ पे जन्म लेंगे वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। और शत्रु देश का बच्चा का भी अगर यहाँ पे जन्म होता है तो वो भी मतलब ऐसा कंडीशन में नागरिकता अर्जन करने का उनके पास भी आधार नहीं होगा। दूसरे आधार क्या है नागरिकता प्रदान करने, वंश के आधार पर। कोई व्यक्ति जिनका जन्म 26 जनवरी ठीक है 1950 या उसके बाद, परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर जन्म हुआ है, ठीक है, भारत के मतलब 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु 10 दिसंबर 1992 से पहले अगर उनका जन्म भारत के बाहर हुआ तो वंश के आधार पर भारत का नागरिकता बन सकता है, यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो, ठीक है, माता नहीं, क्या होना चाहिए, पिता भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यदि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म देश के बाहर हुआ, ठीक है, तो तभी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, ध्यान में रखेंगे। और 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय काउंसुलेट में उसके जन्म का पंजीकरण न करा लिया गया हो। अगर मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति का भारत में बाहर अगर जन्म हो गया तो भारत के नागरिक मानने के लिए उसको ना जन्म के 1 महीने के भीतर भारतीय के काउंसुलेट मतलब क्या बोलते हैं उसको, उच्चायोग वगैरह जो भी होता है वहां पे जाकर आपको पंजीकरण करवाना पड़ेगा, या फिर केंद्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि के दौरान पंजीकरण न हुआ हो। इस प्रकार के बच्चे का भारतीय काउंसुलेट में पंजीकरण कराते समय आवेदन पत्र में माता पिता को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है, ठीक है। पुनः एक नाबालिग को उस वंश के आधार पे भारत का नागरिक है, साथ वो किसी अन्य देश का नागरिक है, तब उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अगर पुनः एक नाबालिग जो वंश के आधार पर भारत का नागरिक है, साथ वो किसी अन्य देश का भी नागरिक है, तब उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी जब तक कि, ठीक है, क्या है इसमें कंडीशन, तो जब तक वो अन्य देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता का परित्याग, ठीक है, वयस्क होने के 6 माह के अंदर नहीं कर देता, ठीक है। तो वयस्क होने के 6 माह के अंदर ही उनको मतलब क्या करना पड़ेगा, परित्याग कर देना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब तीसरा कंडीशन क्या, पंजीकरण। पंजीकरण क्या, तो पंजीकरण के माध्यम से मिल सकते हैं, जैसे देखेंगे भारत के वैसे बहुत लोग हैं उनको मिल जाता है, जैसे बहुत सारे एक्ट्रेस वगैरह भी देखते हैं उनको भी मिलता है, तो कैसे मिलता है पंजीकरण के माध्यम से उसको देखेंगे। तो केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पे किसी व्यक्ति को, लेकिन इसमें ध्यान रखें अवैध प्रवासी नहीं हो, भारत का नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है, निम्नांकित श्रेणियों में से किसी एक संबंध हो। तो अब क्या क्या होना चाहिए, तब भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति के आवेदन से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह रहा है। ये पूछता है तो पंजीकरण के लिए कितने वर्ष भारत में रहना पड़ेगा, तो 7 वर्ष, ठीक है, 7 वर्ष तक भारत में रह रहा है। भारतीय मूल का वो व्यक्ति जो अविभाजित भारत या किसी अन्य देश से अन्य रहा हो, वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, ठीक है, वह पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष से भारत में रह रहा है, ठीक है। भारतीय नागरिक से विवाह कर लिया है, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व से, सॉरी 7 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, ठीक है। भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे, भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे, कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, उनको भी मिल जाएगा। और कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता के हो तथा वो, ठीक है, उसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने का सदांतर निवास कर रहा हो। तो बहुत सारा डाटा है, इसके बाद देख लीजिएगा, इस आधार पर भी नागरिकता मिल जाती है। आगे क्या कहता है, तो कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वो समुद्र पार किसी देश के नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो तथा वो पंजीकरण का इस प्रकार आवेदन देने से 12 महीने में सदांतर निवास कर रहा हो, तो वो भी मतलब क्या कर सकता है, आवेदन दे सकता है, ठीक है। और कोई व्यक्ति जन्म से भारतीय मूल का माना जाएगा यदि वह या उसके माता पिता में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुए हो और 15 अगस्त 1947 कर भारत का अंग बनने वाले किसी भू क्षेत्र का निवासी हो। तो ये भी मतलब जैसे 15 अगस्त 1947 के बाद मतलब अविभाजित भारत में पैदा हुआ, ठीक है, लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का जो अंग बना बहुत सारे राज्यों को मिलाया गया ना, तो उसका अगर हो तो वो भी माना जाएगा, ठीक है। उपरोक्त सभी श्रेणियों के लोगों को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के बाद निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती है, ठीक है। तो पंजीकृत होने के बाद भारत के प्रति आप निष्ठा रखेंगे, इसके आधार पर आपको शपथ लेनी पड़ती है, उसके बाद आपको भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है। अब क्या होता है, प्राकृतिक रूप से भी क्या होता है, भारत के नागरिक बनते हैं।
तो केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति, ठीक है, जो कि अवैध प्रवासी नहीं हो, ठीक है, सब में अवैध प्रवासी का कंसेप्ट लगा हुआ है, को प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है यदि वो व्यक्ति निम्नलिखित योग्यताएं रखता हो। ऐसे देश से संबंधित हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते। ऐसे देश से संबंधित हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते, तो उनको भी मतलब मिल जाएगा। जैसे इसमें आगे और भी कुछ इसमें दिया होगा, इसको समझिएगा, ठीक है। दूसरा क्या ऐसे कंडीशन, यदि वो ये लिखा हुआ है, क्या, नहीं लिखा हुआ है वहां पे। हाँ तो मैंने भी तो नहीं बोला, क्या मैंने क्या बोला, गलत पढ़ा क्या मैंने? नहीं सर, ठीक है। ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते, ठीक है। चलिए, जी। अब दूसरा कंडीशन क्या है, यदि, ठीक है, यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो तो वह भारतीय नागरिकता के लिए अपने आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता को त्याग देगा, ठीक है। मतलब अगर किसी देश का नागरिक हो तो भारतीय नागरिकता के लिए जैसे ही आवेदन देगा तो उस देश का नागरिकता उसको त्याग करना पड़ेगा। यदि भारत में रह रहा हो तो भारत सरकार की सेवा में वह इनसे भी थोड़ा कोई एक और थोड़ा कोई अन्य हो तो उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने से कम 12 माह पूर्व में भारत में रह रहा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, 12 माह की इस अवधि में 14 वर्ष पूर्व से वो भारत में रह रहा हो या फिर, ठीक है, भारत सरकार की सेवा में हो, ठीक है, इनमें से थोड़ा एक में और थोड़ा अन्य में हो, ठीक है, इनकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा करने उसका चरित्र भी अच्छा होना चाहिए और संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित बसाव का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। कितना कंडीशन लगा दिया है। यदि से प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की स्थिति में भारत में रहने का इच्छुक हो तो भारत सरकार सेवा या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जिसका भारत सदस्य हो या फिर भारत में स्थापित किसी सोसाइटी, कंपनी या कंपनियों का निकाय में प्रवेश प्रवेश या उसे जारी रखे तो भी उसको मिल सकता है, ठीक है। हालांकि भारत सरकार उपरोक्त प्राकृतिक की शर्तों के मामले पर एक या सभी दावा हटा सकती है यदि व्यक्ति की विशेष सेवा विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या फिर मानव उन्नति से संबंध हो। इस प्रकार से नागरिकता बने हर व्यक्ति को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी, मतलब सारे कंडीशन को हटा सकता है अगर इन सब चीजों, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वैज्ञानिक है, विशेष सेवा में, ठीक है, दर्शन में, कला में, साहित्य में उनका योगदान रहा तो उनको भारत सरकार सारे कंडीशंस को हटा के उनको आराम से मतलब प्राकृतिक आधार पे भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ये डिपेंड करता है तो सरकार क्या सोचती है इसके संदर्भ में। तीसरा कंडीशन क्या है, अब यार किसे इसी कंडीशन पाकिस्तान से लोगों को सीएनआरसी में जो दिया गया किस आधार पर दिया गया, भारत में जो पाकिस्तान के लोगों को नागरिकता दिया जा रहा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, वहां पे जो हिंदू को दिया जा रहा है मुख्यतः, इसमें हिंदू धर्म भी है, बौद्ध भी है, सिख भी है, तो उनको किस आधार पर दिया जा रहा है? हम्म? किस आधार पर? इसी आधार पर मिल रहा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अंतिम वाला कंडीशन क्या, क्षेत्र समावष्टि के आधार पर जब भारत सरकार किसी क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिलाएगी, जैसे सिक्किम को भारतीय संघ में मिलाया गया, ठीक है, तो सिक्किम के नागरिक भारत के नागरिक बन जाएंगे ना, लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन हो, डायरेक्ट बन जाते हैं या फिर अलग से बनते हैं, इनके लिए देखेंगे। तो किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित करती है। ऐसे व्यक्ति उल्लेखित तारीख से भारत के नागरिक होगा। उदाहरण के लिए जब पांडिचेरी भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार ने नागरिकता पांडिचेरी आदेश 1962 जारी किया। यह आदेश नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जारी किया गया था, ठीक है। लेकिन क्या भारत सरकार सभी नागरिक को उस जैसे में किसी क्षेत्र को मिलाएगी तो उस क्षेत्र का सारा नागरिक भारत का नागरिक बन जाएगा, कि भारत सरकार जिसको देना चाहिए उसी को देगी या फिर किसी लोगों को उसमें छांट भी सकती है? तो टोटल स्थिति भारत की सरकार के ऊपर डिपेंड करती है, सारे नागरिक को देना चाहती है, कुछ लोगों को देना चाहती है, या फिर मतलब किसी को छांट के देना चाहती है, डिपेंड भारत सरकार को। ये एग्जाम में क्वेश्चन गलती क्या करवाता है, क्षेत्र समावष्टि के द्वारा अगर किसी क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाता है तो उस देश का नागरिक स्वतः ही भारत का नागरिक बन जाता, नहीं बनता, ठीक है, उसके लिए संशोधन करना पड़ता तब जाके बनता है, ठीक है। जैसे आप देखोगे 1962 में पांडिचेरी को जब मिला गया तो पांडिचेरी नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया जाता है, ठीक है, 1955 के तहत ही मतलब जारी किया गया था। असम समझौते से आच्छादित व्यक्तियों के लिए, ठीक है, नागरिकता का विशेष प्रावधान, नागरिकता संशोधन 1985, असम समझौता विदेशी मुद्दे पर, ठीक है, आच्छादित व्यक्तियों की, ठीक है, नागरिकता के लिए, ठीक है, निम्नलिखित विशेष प्रावधान करता है। हमारे यहाँ कुछ मतलब ना वो भी है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उनको, प्रवासी भी है। चकमा प्रवासी, चकमा प्रवासी कहाँ का प्रवासी? चकमा म्यांमार का। चकमा नॉर्थ ईस्ट का है।
बांग्लादेश का है। हाँ ठीक है, बांग्लादेश का है ठीक है, लेकिन किसको हम लोग इनको नागरिकता दे रखे हैं शायद, इसको बांग्लादेश का मतलब बात चला इनको देने का, ठीक है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। हाँ, त्रिपुरा में भी है ये चकमा। हाँ हम लोग हाँ का तो साथ चकमा, ही ठीक है, रहता बौद्ध था। धर्म से संबंधित, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो आपको एक सरकारी है तो नौकरी में भी है रोहिंग्या ये जिनको लोग। हम, हाँ ये हाँ लोग भारत मिल सरकार में चुका है, भी है। बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध धर्म से हाँ। है ना, इसीलिए ठीक है। रोहिंग्या की बात करेंगे तो रोहिंग्या क्या इस्लाम धर्म से संबंधित है, तो इसको हम लोग नागरिकता नहीं देना चाहते, ठीक है। घुसपैठिया है ये, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसको कभी मिलने भी वाला नहीं है, ठीक है। हालांकि चकमा वगैरह को मिल जाएगा, मिला हुआ भी है शायद चकमा को शायद। इनको तो सारे क्षेत्र भी दे दिया गया, हालांकि नॉर्थ ईस्ट में हमेशा मतलब कॉन्ट्रेस्टेशन का माहौल बना हुआ रहता है वहाँ के लोकल जनजाति और चकमा के बीच में। हम लोग के साथ तो वहाँ रेलवे में था चकमा, तो हाँ होगा, नागरिकता है मिला तब ना हुआ है, सरकारी ठीक है। नौकरी कर रहा है। हाँ मिला हुआ है इनको नागरिकता। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, चकमा हाँ, प्रवासी, बौद्ध ठीक है, ध्यान धर्म में से रखेंगे। संबंधित। हम्म। भारतीय मूल के सभी व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 के पहले बांग्लादेश से असम आए, ठीक है, ध्यान रखें, यहाँ पे दिक्कत होता है, ठीक है। भारतीय मूल के सभी व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 के पहले बांग्लादेश से असम आए और अपने प्रवेश के बाद वो साधारणतः असम के निवासी है, को 1 जनवरी 1966 में भारत का नागरिकता मान लिया जाएगा, ठीक है। कब आना चाहिए, तो जो बांग्लादेश से जो असम है 1 जनवरी 1966 से पहले। भारतीय मूल का प्रत्येक व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 के पहले बांग्लादेश से असम आए और उनके प्रवेश के समय से ही साधारणतः असम का निवासी है, जिसे विदेशी के रूप में पहचाना गया है, वह स्वयं को निबंधित करता है, ऐसा निबंधित व्यक्ति भारत की नागरिकता मान लिया जाएगा। सभी उद्देश्यों के लिए विदेशी के रूप में पहचाने जाने के बाद से 10 वर्षों की अवधि की समाप्ति की तारीख के बीच, लेकिन इन 10 वर्षों के बीच अवधियों में से उसे भारत के नागरिकता के समान अधिकार होंगे, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखेंगे। ये सारे कंडीशन है नागरिकता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत डाटा है, ठीक है। हमको लगता है भारत के सबसे कानून का जटिल कानून यही नागरिकता कानून है। इसीलिए अभी सीए और एनआरसी का मुद्दा पे देखेंगे किसी को समझ में नहीं आ रहा है, काफी अधिक विवाद भी हुआ था, ठीक है। तो ये सारे के जो तरीके जो है नागरिकता प्राप्त करने का तरीका है। अब नागरिकता नागरिकता प्राप्त करने का तरीका है, तो नागरिकता लोगों का जा भी सकता है, ठीक है। नागरिकता खोने की क्या तरीका हो सकता है, तो नागरिकता प्राप्त करने का तरीका 1955 में किया गया था संशोधित, तो वही खोने के भी तरीका जो है ना, समाप्ति का भी इसी में है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अधिनियम या संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्राप्त नागरिकता खोने के 3 कारण बताए गए। एक तो पहले त्याग देंगे, स्वतः ही त्याग देंगे, बर्खास्त कर दिया जाएगा, या फिर वंचित करना होगा, ठीक है। 3 कारण है, त्यागना, बर्खास्तगी या फिर वंचित होना। इस स्वैच्छिक त्याग क्या होता है, तो एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु क्षमता का हो, ठीक है, पूर्ण आयु क्षमता को 18 वर्ष से अधिक, ऐसी घोषणा के उपरांत वो भारत का नागरिक नहीं रहता, अपनी नागरिकता को त्याग कर सकता है, यदि यदि इस तरह की घोषणा तब हो जब वो भारत युद्ध में व्यस्त हो, तो केंद्र सरकार इसे पंजीकरण को एक तरफ रख सकती है, ठीक है। जब जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है तो उस व्यक्ति को प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिकता रहता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगर मान लीजिए आपकी हुई 30 वर्ष है, ठीक है, 30 वर्ष तो नहीं, मान लीजिए 30 वर्ष है, ठीक है। आपकी बच्चा की उम्र अगर मान लीजिए 15 साल है, तो अगर आपने नागरिकता अगर त्याग दिया तो आपके बच्चा के नागरिकता नहीं त्यागा होगा, क्योंकि आप अपने बच्चे के संदर्भ में डिसीजन नहीं ले सकते। जब तक आपका बच्चा 18 वर्ष का होगा ना, तो वह डिसाइड करेगा से माता पिता ने जिस देश की नागरिकता ली है उधर उसको जाना है, उसको भारत की नागरिकता बना रहना है। तो अगर आप नागरिकता अगर त्यागोगे, ठीक है, तो आपके बच्चे की नागरिकता नहीं जाएगी, ठीक है, जब तक वो बच्चा क्या हो, ये है कि एडल्ट बच्चा ना हो, ठीक है। नहीं रहता, हाँ मतलब ये आप बच्चे को तो आपका बच्चा भी गया, क्या गया, बच्चा गया, नहीं समझ, फिर से। नागरिकता उसकी भी गई। नागरिकता कहाँ नागरिकता सर, चला जाएगा उसका। नाबालिग जब तक रहता है तो उसका माँ बाप के साथ बच्चे को भी नागरिकता चली जाती है। जब वो मतलब एजेड हो जाता है, 18 से प्लस होता है ना, सर तब वो फिर से नागरिकता सर ले ये सकता है। सर ये बुक में पूरा लिखा हुआ है, ठीक ना, उसको एक बार फिर से पढ़िए ना, वो उसमें लिखा हुआ है। इसी में नहीं सर नहीं, लिखा। एक मिनट नहीं नहीं, सही अठारह है वर्ष के सर। बाद फिर वो डिसीजन ले सकता है। अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक 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 ठीक। हाँ मतलब चला जाता है उसका भी, चलो मैंने उल्टा बता दिया, ठीक है। ऐसे भी तो कोई भी इंडिया का जो 18 वर्ष के नागरिक हो बाद वो मतलब, एनआरआई हाँ 18 वर्ष बन के नहीं बाद फिर सकता वो है। मतलब डिसीजन लेके बन सकता है, हाँ ठीक 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 है, मैंने उल्टा बता दिया, ठीक। चलिए, प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं रहता, ठीक है। देखिए इस तरह के बच्चे को 18 वर्ष से मतलब 18 वर्ष होने पे प्रार्थना पत्र देकर भारतीय नागरिक फिर से बन सकता है, ठीक 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 है। ठीक है, मैंने उल्टा बोला, सही पकड़ा आपने, ठीक है। दूसरा क्या, बर्खास्तगी के द्वारा भी नागरिकता जाएगी। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उनकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। हालांकि
यह व्यवस्था तब लागू नहीं होती जब भारत में युद्ध में कोई भी, ये ऊपर वाला में युद्ध के समय में आप नहीं डिमांड कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये भी युद्ध के समय ये व्यवस्था मतलब लागू नहीं होगी। और तीसरा का वंचित करने पे केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिकता को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा यदि वो नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो। जैसे रोहिंग्या वगैरह देखेगा तो अपना जाति क्या बोलते हैं उसको, आधार कार्ड पैन कार्ड सब बना लिया है, ठीक है, लेकिन नागरिकता का प्रमाण तुमको प्रस्तुत करना पड़ेगा। कहां से करोगे, ठीक है, अपना वंश का प्रमाण कहां से दोगे, ठीक है, सबका वंश का प्रमाण होता है ना, क्योंकि हमारे पास नागरिक है, मेरे पिताजी के पास, दादाजी के पास, दादा के पास, सबके पास नागरिकता रही है, इजिली प्रमाण वो लोग कहां से देगा, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं आधार जो है इससे आपका नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो हमेशा देखिएगा ऐड आते रहता है, तो आधार कार्ड नागरिकता का प्रदान प्रमाण नहीं है। क्या है आधार कार्ड, क्या है, एक तरह का आपका क्या है, आपका पहचान पत्र है, ठीक है, पहचान पत्र है, नागरिकता का प्रमाण ये नहीं है। यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर किया तो ऐसे कंडीशन में भी वंचित कर दिया जाएगा। यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया तो उसे राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो तो ऐसे कंडीशन में मतलब गद्दारी किया देश के साथ तो आपकी नागरिकता बर्खास्त की जाएगी। पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई है। तो पंजीकरण या फिर प्राकृतिक नागरिकता के आधार पर आपको नागरिकता मिला, लेकिन आपको किसी, ठीक है, किसी देश में 2 वर्ष से अधिक की कैद हुई है तो ऐसे कंडीशन में, जैसे कि आप एक मैं बता देता हूं, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया था, जैसे कि से अभी हाल फिलहाल में ये सीरिया में कौन सा आतंकवादी संगठन था, ICS क्या बोलते थे उसको, IS ISIS, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जाके भर्ती हो गए, ठीक है, बहुत सारे लोग जाके भर्ती हो गए, ठीक है। अब बहुत सारे लोग भर्ती, वहां पे बहुत सारे महिलाएं भी हैं। अब बहुत सारे महिलाएं जो वहां पे प्रेग्नेंट थी तो वहां पे मतलब उनके बच्चे का जन्म हुआ। अब वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में नहीं आ रहा, सो लगा वो वापस आना चाहती है तो भारत सरकार उसको नागरिक के तौर पर स्वीकार क्योंकि भूतपूर्व में भारत की नागरिक रही है। तो ऐसे कंडीशन में भारत सरकार उसको नागरिक के तौर पर ले रही थी। एक एक विवाद ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो वहां के लोग अब वापस आना चाहते हैं तो भारत सरकार को नागरिकता दे कि नहीं दे, किस तरह से दे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए पंजीकरण में प्राकृतिक नागरिकता से 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई तो भी चली जाएगी। नागरिक समान से भारत के बाद 7 वर्षों से अगर कंटिन्यू अगर भारत से बाहर अगर रह रहा है तो उसकी तो भी नागरिकता उसकी चली जाएगी, ठीक है। इस सारे कंडीशन से नागरिकता जा सकती है। नागरिकता पाने के बहुत आसान तरीके हैं, मतलब काफी टफ तरीके हैं, लेकिन जाने के मतलब बहुत आसान तरीके से आपकी नागरिकता जा सकती है। 4 कैटेगरी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको बोला ISI वाइफ की समथिंग बोला जाता था, ISI वाइफ करके कुछ इनका नाम दिया गया था, ठीक है। ये गूगल करेंगे, यूट्यूब पे पढ़ेंगे तो इनके बारे में बहुत अच्छे आर्टिकल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। ये लोग नागरिकता मांग रहे थे, बोले हम लोग पहले भारत के नागरिक थे, ठीक है, हम लोग को नागरिकता फिर से दिया जाना चाहिए। भारत सरकार हम लोग को अपना वो आया था सीरिया का, दिखाया है उसमें। उसमें भी दिखाया है। वो लोग तो भाई कहीं ना कहीं भारत से गए तो भारत की नागरिकता तो रही है ना। अब भारत सरकार इसको ले नहीं रहा है, कोई भी देश इसको अपना नहीं रहा है, क्योंकि तुम ISI में जाकर भर्ती जो कि एक बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है। अब चलेंगे एकल नागरिकता, जो कि मुझे लगता है कल कंटिन्यू करना चाहिए। कल हम लोग देखेंगे एकल नागरिक, थोड़ा सा इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है और इनमें दोहरी राज पद्धति है, केंद्र एवं राज्य दोनों का अपनाया गया, लेकिन केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई। अर्थात भारतीय नागरिकता क्या है, एकल है। यहाँ राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। संघीय राज्यों में जैसे अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है। अमेरिका में भी, स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है। अमेरिका का कोई व्यक्ति पहले राज्य का नागरिक होता फिर वो देश का नागरिक होता है, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कैलिफोर्निया राज्य में रह रहा है तो कैलिफोर्निया का नागरिक है, ठीक है। कोई न्यूयॉर्क में रह रहा है तो कोई न्यूयॉर्क का नागरिक है। सैन फ्रांसिस्को में है तो सैन फ्रांसिस्को के नागरिक है, ठीक है। फिर वह मतलब क्या, USA का नागरिक है। जबकि हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। हमारे यहाँ किसी राज्य का नागरिक नहीं होता, हमारे यहाँ क्या होता है, देश का नागरिक होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। बाकी जो है कल हम लोग यहीं से क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कल ये हमारा समाप्त हो जाएगा क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर आई थिंक है। क्या कल आज तो वैसे भी थोड़ा उधर जाना पड़ा था परमएस वाले में, तो थोड़ा डिले हो गया था, लेकिन कल ये आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, थोड़ा और भी बातें करनी थी। हमारा जो था